हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। टोटल रे ऑप्टिक्स में लगभग मेरे को 3 लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगले 3 दिन के अंदर ये पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाए। एक बात, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.5 और 1.25 पर आप देख सकते हैं। और जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं उनसे मैं कहूंगा कि जो डिले हो गया, मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को, बट मैं थोड़ा सच में बहुत ज़्यादा बिजी था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से 3-4 दिन मेरा कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। और सेमी कंडक्टर में मुझे याद है कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा, बट मैं रे ऑप्टिक्स आज स्टार्ट कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू का आ रहा है, क्या लिखा है? द प्लेन फेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। अच्छा ठीक है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास में। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा? ये आपका प्लेन सरफेस हो गया और ये आपका मान लेते हैं कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, तो दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना? और रे आई, ठीक, इज सिल्वर्ड, तो एक हिस्सा आपने इसका सिल्वर कर दिया। ठीक है ना? आगे बढ़ते क्या हुआ इसमें? The refractive index of the material and the radius of curvature of the curved surface are n and r। अच्छा ठीक है, मतलब इसकी रेडियस आपको गिवन है r, एंड अंदर का मटेरियल आपको पता है बेटा n है। दिस लेंस विल बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। अब देखो, ये मिरर की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो इसमें होगा क्या, उसको समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लेंस फॉर्मूला लिखते हैं तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इक्वल्स टू n-1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया है, कई जगहों पे म्यू इस्तेमाल किया जाता है, म्यू-1, ठीक है ना, उससे कोई तकलीफ नहीं है। 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, R2 को अगर हम सिल्वर कर दिए हैं तो वैसे भी ये प्लेन सरफेस है, इसकी रेडियस हो जाएगी इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो 1/f इक्वल टू आ गया n-1, 1/r1 की वैल्यू दिया है r-0, बोले तो 1/f आ गया n-1 अपॉन आर। तो यहां से बच्चे f कितना आ गया? r अपॉन n-1। कोई दिक्कत? लेकिन इसमें पूछा गया था फोकल लेंथ बिहेव एज अ मिरर, फोकल लेंथ बतानी थी, तो फोकल लेंथ आपकी जो आई है ये गलत आई है। क्यों गलत आई है? क्योंकि बच्चे इसमें गेम हो गया है। क्या गेम हो गया है समझना। जब लाइट इसके अंदर एक बार जाएगी तो सबसे पहले वो जो कर्व सरफेस है उससे क्या होगी? उससे रिफ्रैक्ट होगी, मतलब अंदर जाएगी, एयर से डेंसर में जाएगी, लेंस के अंदर जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद में जो थोड़ा सा डिफ्रेक्ट क्या बोलते हैं, अपने पाथ से डेविएट होगी, उसकी वजह से जब पाथ से डेविएट होकर सामने वाले मिरर पे जाएगी, जो प्लेन मिरर है, वहां से फिर रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वापस से क्या होगी? वापस से वो रिफ्रैक्ट होगी। मतलब देखा जाए तो इसके अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। तो इस केस में क्या होता है कि पावर आपकी डबल हो जाती है। तो यहां पे अगर पावर डबल हो जाएगी बच्चे, तो P डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी? 2P हो जाएगी। इस बात को याद रखना, क्योंकि यहीं पे बच्चे गलत कर देते हैं। तो अगर पावर डबल हो जाएगी, वो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 2/f। तो 1 पलट दो दोनों साइड, तो कैपिटल F इक्वल टू आ गया f/2। बोले तो फोकल लेंथ आ जाएगी r/2 इंटू n-1। हमने f की वैल्यू लाके यहां से रख दी और ये हमारी फोकल लेंथ आ गई। तो फॉर्मूला क्या आना चाहिए? r/2 इंटू n-1, r/2 इंटू n-1, बी नहीं, डी ऑप्शन में आपके है, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलिए आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। देख भाई, कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट पकड़ो, टाइप पकड़ो। पेपर में अगर ये टाइप का क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए अपने। क्लियर है? चलो करो सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इन एयर इज एफ दिया है। ठीक है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। व्हेन द मिरर इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्ट, अच्छा ठीक है, म्यू इक्वल टू दिया है 5/3, इट्स फोकल लेंथ विल बिकम। तो जो फोकल लेंथ होती है मिरर की, वो होती है एफ इज इक्वल्स टू r/2। होती है कि नहीं होती है?
तो बेसिकली जो फोकल लेंथ होती है वो उसके कर्वेचर पे डिपेंड करती है, ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है मीडियम के। तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। याद रखना फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है? कर्वेचर पे डिपेंड करती है, किसकी? मिरर की। चलो अगला बताओ। अ ट्यूब इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, एक ट्यूब है, लग रहा है ये कुछ काम नहीं कर रहा है ठीक से, थोड़ा डिले चल रहा है। अब ठीक है, हाँ। एक ट्यूब है बच्चे, इस ट्यूब को हमने फिल कर दिया है 30 सेंटीमीटर तक। कहां तक फिल कर दिया है? 30 सेंटीमीटर तक इसको हमने फिल कर दिया है, ठीक है ना। ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है बच्चे? द अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ क्वाइन लाइंग एट द बॉटम। एक क्वाइन रखा है इसके बॉटम में, और इसकी जो अपेरेंट डेप्थ आ रही है वो 16 सेंटीमीटर आ रही है। द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड विल बी। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड चाहिए, म्यू चाहिए। क्या चाहिए अपने को? म्यू चाहिए। तो म्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। दो, एक आप हो जो इसको देख रहे हो, आप यहां खड़े होकर देख रहे हो, है ना। आप इस लिक्विड को देख रहे हो और ये एक ऑब्जेक्ट है, और आप क्या हो बच्चे? ऑब्जर्वर हो। आप क्या हो? ऑब्जर्वर हो। जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मछली वाला कंसेप्ट होता है इसके अंदर, तो मछली को तो पता होता है ना कि वो कितनी पानी के अंदर है कि नहीं। तो हम कहते हैं म्यू ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन म्यू डी रियल। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को पता होता है कि वो कितने पानी में है, ठीक, इज इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन डी अपेरेंट। ये बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? कि ऑब्जर्वर को दिखाई देगा अपेरेंट, इसलिए म्यू ऑब्जर्वर अपॉन डी अपेरेंट। और रियल जो होती है वो किसको पता होती है? ऑब्जेक्ट को पता होती है, इसलिए डी म्यू ऑब्जेक्ट अपॉन डी ऑब्जेक्ट। क्लियर? डी रियल। ऑब्जेक्ट का हमें नहीं पता, ऑब्जेक्ट पानी में है, तो ये निकालना है। डी रियल कितनी है बच्चे? 30, क्योंकि ये पता होती है, क्वाइन को पता है कि मैं कितना पानी में हूं इस समय। ऑब्जर्वर एयर में खड़ा है, कहां खड़ा है? एयर में खड़ा है, इसलिए 1 अपॉन डी अपेरेंट उसको दिखाई दे रही है 16, तो म्यू की वैल्यू आ गई 30/16। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 30/16। और म्यू इक्वल टू होता क्या है? C/V। और सी वी इज इक्वल्स टू हो गया आपका 16 इंटू C/30। तो यहां से कितना आ गया बच्चे बोलो? 16 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 30, काट डालो तो 1.6 आ जाएगा। 1.6 ए ऑप्शन में है आपके, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला ट्राई करो। ये क्या लिखा है भैया? बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है यार। चलो देखो भाई क्या लिखा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया 1 and 2 आर V1 and V2। ठीक है, V1 and V2। जस्ट 1 सेकेंड, लग रहा है कुछ हैंग कर गया। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये मेरा वही खुल गया है, पूरा पूरा नोट पैड ही खुल गया है, इसको मैं बंद करता हूं। लग रहा है मेरा हाथ टच हो गया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसका लॉकिंग सिस्टम नहीं है कहीं पे? हाँ ये रहा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन शुरू करें। देखो भाई क्या लिखा है। हाँ भाई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? चलो पढ़े। देखो क्या लिखा है। द स्पीड ऑफ अ लाइट इन टू मीडिया 1 and 2 V1 and V2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, फॉर अ रे ऑफ लाइट टू अंडरगोस TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोला है बताओ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है।
एट द इंटरफेरेंस ऑफ दीज टू मीडिया, ठीक है, इट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम। तो इंसिडेंट कहां पे हो रही है वो देखना है, समझना। यहां पे दो मीडियम की बात कर रहा है, एक एक मीडियम वन हो सकता है, एक मीडियम टू हो सकता है। ऊपर नीचे वाला हमें पता नहीं है कौन सा वन होगा कौन सा टू होगा, उसको हमें समझना पड़ेगा। बोला है वेलोसिटी v1 है और v2 है, v1 है और v2 है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। और क्वेश्चन में ये भी बोल रखा है कि जो v2 है वो बड़ी है v1 से। तो v2 अगर बड़ी है बच्चे v1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोचो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां का ज्यादा है कहां का कम है, ये बताओ जरा, सोचो जरा भाई। आ, जो म्यू होता है वो होता है c बाई वी, मतलब म्यू इज इनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, होता है कि नहीं होता है। तो अगर इनिवर्सली प्रोपोर्शनल है और हम कह रहे हो, हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ v2 बड़ी है v1 से, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, म्यू1 बड़ा है कि म्यू2 बड़ा है, म्यू1 बड़ा है। इसका मतलब म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, है कि नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सॉरी फर्स्ट मीडियम, इज ग्रेटर देन फ्रॉम सेकंड मीडियम, ठीक। अब यहां पे ये समझना है बच्चे कि जो टीआईआर की कंडीशंस थी वो क्या थी। तो कंडीशन ऑफ टीआईआर, कंडीशन ऑफ टीआईआर, कंडीशन ऑफ टीआईआर में होता है दो कंडीशन है, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, इसको याद रखना। नंबर एक, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। आई बात समझ में। नंबर एक बात। नंबर दो बात जो बहुत जरूरी है, क्या, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले क्वेश्चन में कभी भी कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टीआईआर, तो आप क्या बोलोगे, लाइट गोज डेंसर टू रेयरर मीडियम, नंबर एक। नंबर दो बात, द क्रिटिकल एंगल, सॉरी द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर फ्रॉम क्रिटिकल एंगल। अब कोई कहे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल एक तरह का इंसिडेंट एंगल होता है, जो तब बनता है जब उस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाता है। समझ में नहीं आया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड, इट इज अ नेम, क्रिटिकल एंगल एक नाम है जो कब मिलता है समझना, किसको मिलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को दिया जाता है। कब दिया जाता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90। तो व्हेन द रेज गोज डेंसर टू रेयर इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो करते थोड़ा थोड़ा एंगल अगर हम इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल मूव करते करते एक टाइम आएगा 90 हो जाती है, ठीक। बेटा देखो पूरा डिटेल नहीं पढ़ा पाएंगे, उसके लिए हमारी वीडियोस का लेक्चर्स पढ़ा है, आप उसमें घुसिए, उसमें आपको मिलेगा। चलो, तो यहां पे ये पता चल गया है कि जिसकी वेलोसिटी कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब म्यू, जो म्यू1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 से ज्यादा है। तो ऊपर वाला डेंसर हो गया, ये मीडियम क्या हो गया, डेंसर हो गया, और ये रेयरर हो गया। कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है, लाइट गोज डेंसर टू रेयरर मीडिया, ठीक। अब क्या बोला है, अब बोला है क्रिटिकल एंगल के बारे में, क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, देख लो भैया, समझ लो, ताकि आपको पेपर में बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, ये बेंड हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये एंगल हो गया रिफ्रैक्शन, ये एंगल हो गया इंसिडेंस, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड सी व्हेन आर बिकम 90। तो क्या लगाए, स्नेल्स लॉ लगा दे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। कोई समस्या यहां तक, बोलो। म्यू1 है, साइन को हमने बोल दिया है आई को सी बन गया, तो म्यू2 साइन आर कितना बन गया, 90 बन गया। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, म्यू2 बाई म्यू1 आ गई। तो क्या सी की वैल्यू बता सकते हो, सी की वैल्यू बता सकते हो, साइन इनवर्स म्यू2 बाई म्यू1। तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन में पूछ रहा था, it must be incident from medium 1 and an angle greater than sin इनवर्स, सही है, एकदम सही कह रहा है। म्यू टू, अच्छा नहीं नहीं रुक जाओ, ये म्यू टू के टर्म्स में आया है, अपने को निकालना किसमें,
अपने को निकालना है वेलोसिटी के टर्म में, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे बच्चे, उसको समझते हैं। तो हमें पता है म्यू इक्वल टू होता है सी बाई वी, डिवाइड कर दो तो म्यू वन इक्वल टू हो जाएगा सी बाई वी वन, म्यू टू इक्वल टू हो जाएगा सी बाई वी टू, दोनों को डिवाइड करेंगे, काट डालो, सी से सी कैंसिल, म्यू वन बाई म्यू टू की वैल्यू आ गई वी टू बाई वी वन, ये ऊपर चला जाएगा यार, अब इतनी कैलकुलेशन तो कर लो खुद से। तो म्यू वन बाई म्यू टू की वैल्यू वी टू बाई वी वन आ गई, और म्यू टू बाई म्यू वन की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स वी वन बाई वी टू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या हो गया, सही हो गया। कोई समस्या, क्लियर है, आगे बढ़ें, चलो अगला ट्राई करो। देखो एक क्वेश्चन में आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से समझो, लगाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। यार ये थोड़ा सा अरेंज नहीं है एक्चुअल में ना, मैंने उसको बना लिया था बट वही है कि टाइम नहीं मिला इसको प्रॉपर अरेंज करने का। लेकिन मैंने आज इस समय क्लास कर रहा हूँ, इस समय मैं मॉर्निंग में उठ गया हूँ, 7:26 हो रही है फिलहाल। बट ठीक है, आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं कि दिमाग खराब हो गया है मेरा, मुझे क्लास लेनी पड़ रही है, और कुछ बच्चों का तो कॉल भी आ गया है। चलो अच्छा क्लास शुरू करते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in the air at a distance of 4r on the principal axis, अच्छा, of a convex spherical surface, कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस है आपकी, ये हो गई आपकी कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस, ठीक, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, और डिस्टेंस बोला है 4r है, डिस्टेंस कितनी है 4r है, तो ये डिस्टेंस हो गई 4r, नहीं 4r ज्यादा होगी लेकिन ठीक है चलो हम इतना ही ले लेते हैं, 4r है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही दिया, अच्छा लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का मतलब समझ रहे हैं, जब इस गोले को कंप्लीट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर रखा है गोले से, और 4r पे रखा है मतलब बहुत दूर रखा है, ठीक। एयर एंड ग्लास, ये ग्लास है आपका, एज अ ऑब्जेक्ट इज मूव टूवर्ड्स द सरफेस द इमेज इज फॉर्म्ड इज, पहले तो इमेज कहां बनेगी उसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, तो एक रे इमेज से चलेगी, ऑब्जेक्ट से चलेगी सॉरी, ये हो गई रे ऑब्जेक्ट से, जैसे ही सरफेस पे आएगी, इस सरफेस पे हम ड्रॉ करेंगे क्या, एक नॉर्मल, नॉर्मल जो होगा वो रेडियस होगी, क्यों, क्योंकि टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं किसी भी सरफेस पे तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना, तो ये आपका सरफेस हो गया तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब दिस इज द एक्चुअल पाथ, दिस इज द एक्चुअल पाथ, बट एक्चुअल पाथ पे तो रह जाएगी नहीं, वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर रे बेंड होगी तो कुछ कहानी ऐसे बनेगी, ये बात समझ में आती है, ठीक। अब सेकंड पाथ पे भी क्या ड्रॉ होगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा, जो कि कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो अब रे कहां से कहां जा रही है, अब रे डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जाने का मतलब है कि रे अपने पाथ से क्या होगी, डेविएट होगी, और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होने का मतलब है कि रे ऐसे चली जाएगी। तो देखा जाए इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन गई, और ये इमेज रेस के एक्चुअल मिलने से बनी है, कि ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि रे मिल रही है, एक्चुअल मिलने से बनी है। अगर एक्चुअल मिलने से बन रही है बच्चे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रियल इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वो रियल इमेज बन रही है, कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन बदल जाएगी, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एज द ऑब्जेक्ट इज मूव टूवर्ड्स द सरफेस द इमेज फॉर्म्ड इज, तो अगर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो आगे बढ़ते 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 क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ये इसके अंदर घुस जाएगी, तो अंदर जब पहुंच जाएगी तब क्या कंडीशन बनेगी उसको समझते हैं, ठीक है ना, जब ये अंदर पहुंच जाएगी तब क्या कंडीशन बनेगी उसको समझते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट,
ठीक, रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है। हमने क्या ड्रॉ किया, पहले तो नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां पे आपका मिरर हो गया, मतलब सरफेस हो गई, प्लेन हो गया, और इस पर हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। अब रे कहां जाएगी, अब रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो किधर मुड़ बेंड करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल रे ने क्या किया, बेंड करा। एक्चुअल में रे को जाना इधर था, बट ये थोड़ा सा इधर की ओर बेंड हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि यहां पे रे इमेज को फॉर्म करे और ना भी करे, तो हम इसको बैकवर्ड बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और पास आएगा तो हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे कि रे जब यहां टकराई, यहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये हमने नॉर्मल जब ड्रॉ किया, ये समझ रहे हैं ये, तो अब रे को उस साइड जाना है, बाहर जाना है। और जब रे को बाहर जाना होगा, तो इसको हम हटा रहे ऊपर वाले को इस समय, तो रे को अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होने के लिए इधर बेंड करना पड़ेगा। तो देखा जाए प्रिंसिपल एक्सिस से रे दूर जा रही है, तो हमें इसको बैकवर्ड बढ़ाना पड़ेगा और इमेज हमारा यहां कहीं बनेगा। तो अब देखा जाए तो इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि अपेरेंटली हमने इसको इंक्रीज किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ पा रहे बात को? तो इसका मतलब हो गया कि अब जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो वर्चुअल फॉर्म्ड हो रही है, और पहले जो इमेज फॉर्म्ड हो रही थी वो रियल फॉर्म्ड हो रही थी। तो मतलब दोनों तरह की इमेज यहां बनेंगी। ये बात समझ में आ गई? तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑलवेज रियल गलत है, वर्चुअल गलत है, फर्स्ट वर्चुअल नहीं, फर्स्ट रियल। पहले रियल बनेगी और फिर क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। बड़ा टाइम लग रहा है बेटा इस क्वेश्चन में तो यार। हम सोचे थे कि एमसीक्यू से फटाफट निपट जाएंगे, पर वही है ना, समझाने में समय तो लगेगा ही। क्या बोला है, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपोगेटिंग इन एयर is incident on the surface of water, ठीक है, which of the following will be the same for the reflected rays, अच्छा, and refracted rays, ठीक है। देखो बच्चे एक बात याद रखना, क्या, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, उसका सब कुछ बदल जाएगा, स्पीड, वेवलेंथ, वेवलेंथ की वजह से कलर, ठीक है, ये सब बदल जाएगा। लेकिन क्या चीज नहीं बदलेगी, वो एक है फ्रीक्वेंसी। याद रखना, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। क्लियर है? तो क्या नहीं बदलती है बच्चे, फ्रीक्वेंसी अनअफेक्टेड होती है, और फ्रीक्वेंसी ही एक रीजन है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, टू रिमेन द कांस्टेंट देयर फ्रीक्वेंसी, द लाइट डेविएट देयर पाथ या चेंज देयर पाथ, दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, फ्रीक्वेंसी आंसर होना चाहिए। व्हेन द लाइट गोज वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंज एवरीथिंग इटसेल्फ एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। आगे बढ़े, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी ही रीजन है किसका, कॉज है किसका, फ्रीक्वेंसी ही रीजन है आपका रिफ्रैक्शन का। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है। A beam of light travels from air into a medium, ठीक है, its speed and wavelength is in a medium, अच्छा स्पीड दी है v इज इक्वल्स टू क्या दिया है बच्चे, 1.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, एंड वेवलेंथ लैम्डा दिया है, एयर में दिया है क्या, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, अच्छा, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इन द मीडियम दिया है, मीडियम दिया है 230 नैनोमीटर, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द एयर, एयर में इसकी वेवलेंथ बतानी है, क्या अप्रोच रहेगी उसको समझते हैं। देखो जो म्यू होता है वो होता है v इज इक्वल्स टू सी बाई वी, होता है ना, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, जहां v होती है स्पीड इन मीडियम। तो आप चाहो तो म्यू निकाल लो पहले, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा सी बाई, मीडियम की कितना दिया गया है 1.5 इंटू 10⁸8,
ऊपर आ जाएगा 3 × 10⁸, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो म्यू की वैल्यू आ गया 2। ये तो ये कट गया, कोई चिंता की बात नहीं है ना यहाँ तक। म्यू इक्वल टू होता है बच्चे C/V, और V इज इक्वल्स टू होता है F लैम्डा। क्या होता है फॉर्मूला याद रखना, V इक्वल टू क्या होता है F लैम्डा, बहुत काम का फॉर्मूला है ये। आगे बढ़े। अब जो F है फ्रीक्वेंसी है, हमने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। C भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। दो पार्ट में तोड़ दो, लैम्डा मीडियम नहीं एयर अपॉन लैम्डा मीडियम इक्वल टू, अब एयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एयर के सामने एयर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर। म्यू लैम्डा एयर नहीं पता, लैम्डा मीडियम पता है कितना है 230 नैनोमीटर, इज इक्वल्स टू म्यू मीडियम है 2 एंड एयर हो गया 1। 230 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 460 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। देख भाई, a ray of light travels a distance of 12 meter in a transparent sheet in 60 nanoseconds। अच्छा, the refractive index of the sheet, फॉर्मूला क्या होता है C/V। तो पहले तो आपको स्पीड बतानी पड़ेगी, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम्स। डिस्टेंस कितना बोला है बेटा, 12 मीटर, बोला है कि नहीं बोला है, डिस्टेंस आपको दिया है 12 मीटर। ठीक, आगे पढ़ो क्या लिखा है, टाइम 60 नैनो सेकेंड दिया है, तो नैनो को कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁹ से। कितना आ गया बच्चे, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = तो 2 इंटू 10⁻⁹ एक जीरो को काटेगी तो -8 बनेगी, ऊपर जाएगी तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। तो v की वैल्यू आ गई, म्यू निकालना है, तो 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, 8 से 8 गया, 3/2 1.5, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला ट्राई करो भाई, देखो क्या लगता है, होता है कि नहीं होता आपसे। पढ़िए, अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ कितना दिया है बच्चे, 600 नैनोमीटर दिया है। रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर प्रोपोगेट फ्रॉम एयर टू अ मीडियम, ठीक है, इट्स वेवलेंथ इज इन द मीडियम इज बिकम 400 नैनोमीटर, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अप्रोच क्या होगी। अभी अभी हमने पढ़ाया था कि सर म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। देखो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और रिपीट हो रहा है तो आपको याद हो रहा होगा धीरे धीरे, है ना। पहली बार में तो याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे रिपीट होते होते याद होने लगेगा। क्या बन जाएगा बच्चे बताइए, तो हम लिख सकते हैं म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर। देखो जिसको निकालना है ना उसको हमेशा ऊपर रखा करो, मीडियम यूनिवर्सली है तो सामने मीडियम नहीं आएगा, अपोजिट एयर आ जाएगी, तो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। म्यू मीडियम नहीं पता, म्यू एयर 1 होता है, लैम्डा एयर कितना दिया था 600 नैनोमीटर, है ना। 600 डिवाइडेड बाई 400, काट डालो, 0 0 कैंसिल हो गया, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 2, तो ये कितना आ गया, म्यू मीडियम इक्वल्स टू आ गया 1.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो अगला ट्राई करो। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, अच्छा ठीक है, इन एयर फॉल्स ऑन अ स्पेरिकल ग्लास, अच्छा, एन दिया है स्पेरिकल ग्लास के बारे में, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज, क्या बोला है क्वेश्चन में, फिर से पढ़ो। द लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन अ एयर, एक स्पेरिकल ग्लास है, पहले तो स्पेरिकल ग्लास बना लो, ठीक, ये स्पेरिकल ग्लास हो गया, falls on a glass surface of refractive index 1.5, mu इक्वल टू या n इक्वल टू, द रेडियस ऑफ कर्वेचर r आपको दिया है कितना है 20, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास, तो ग्लास से जो लाइट सोर्स की डिस्टेंस है वो कितनी है
100 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं यहां कहीं लाइट सोर्स है। इमेज डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ग्लास सरफेस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे लगेगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस विच इज μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। जहां μ2 क्या होता है, μ1 क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग करता है, तो मैं आपको सबसे सही तरीका बता रहा हूं, उसको याद रखना। क्या? μ2 जो होता है बच्चे, जहां जाएगी, जहां जाएगी, μ1 क्या होगा? जहां से जाएगी। कौन कौन जाएगी? लाइट जाएगी। कौन जाएगी? लाइट जाएगी। तो μ2 क्या होता है? जहां जाएगी, जिस भी मीडियम में जा रही है उस मीडियम का μ2 रहेगा। और μ1 क्या रहेगा? जहां से जाएगी। ये हमेशा सही रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं हो गया आप। तो अब इसके अंदर बताओ, μ2 कौन है? जहां जाएगी। कौन लाइट जा रही है? लाइट स्पेयर के अंदर जा रही है, तो ये हो गया 1.5। वी नहीं पता, माइनस टेक द डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ μ1 कितना है? जहां से जाएगी। कहां से जा रही है? एयर से जा रही है, तो 1 अपॉन म्यू हो गया माइनस का 100। माइनस का 100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई अपोजिट, पोल से हम अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है ना। 1.5 माइनस 1 अपॉन आर। आर अब आपका राइट साइड में है, तो आर प्लस रहेगा, 20 हो गया। इधर क्या बन गया? 1.5 बाई वी माइनस माइनस प्लस 1 बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.5 बाई 200। 20 पॉइंट हटाएंगे, नीचे बन गया क्या? 200। ऊपर इधर भी 200 बना लो, तो ऊपर नीचे 2 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1.5 बाई वी इज इक्वल्स टू 5 बाई 200 माइनस 2 बाई 200, 3 बाई 200। नाउ वी विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 200 अपॉन का 3, है कि नहीं? काट डालो। 0.5, 5 टू ज़ा 10 के बाद 2 जीरो, पॉइंट लग गया, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 100 सेंटीमीटर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े, बोलो क्लियर है इतना? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। चल भाई अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या बोला है? अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ पावर, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना, of a power P vertically split into two identical plano concave parts। अच्छा, अब बाई कॉनकेव लेंस है, पहले तो कॉनकेव लेंस बना लो। ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आपने क्या किया? आपने इसको बीच से फाड़ दिया, वर्टिकली बीच से ऐसे क्या किया? फाड़ दिया। जैसे ही आपने इसको फाड़ा, क्या हुआ? द पावर ऑफ ईच पार्ट। एक बात बताओ भैया, पावर क्यों बदलेगी? पावर बदलेगी क्या? पावर नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि मीडियम वगैरह सब कुछ वही है, अभी भी मीडियम में कोई चेंज नहीं हो रहे, इसलिए लेंस की पावर नहीं बदलेगी। तो आंसर क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज का मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। अच्छा, असर्शन एंड रीजन स्टार्ट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऑप्शंस पढ़ लीजिए पहले तो। आप पहला दूसरा तो हमको पता है, तीसरे में क्या है? असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स होना चाहिए, बोथ। अच्छा ठीक है, चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ फेस ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, एक प्रिज्म दिया है बच्चे, और इस पे जो एक फेस पे नॉर्मली लाइट आती है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। द इमर्जेंट रे विल graze along the opposite face of the prism when the critical angle at the glass air interface is equal to the angle of the prism। देखो ग्रेस का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लो। क्रिटिकल एंगल के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। ग्रेस का मतलब होता है कि लाइट इसके अंदर आई, जब इस सरफेस पे पड़ेगी तो सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, ये मतलब होता है। अब हमें नहीं पता कि इसमें पहली वाली स्ट्रक्चर के बाद कैसी डायग्राम बन रही है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि क्वेश्चन में बोला है इमर्जेंट रे विल ग्रेज अपोजिट सरफेस
व्हेन द क्रिटिकल एंगल एट ग्लास एयर, इसको भी हटाओ, ये हो गया ग्लास, ये हो गया एयर, इंटरफेस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब यहां पे जो क्रिटिकल एंगल बन रहा था, है ना, वो जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर था। मतलब लाइट जब इस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो लाइट जब इस पे इंसिडेंट हुई, हमने ड्रॉ किया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां वाला जो क्रिटिकल एंगल था वो इक्वल हो गया। तो जब ये कंडीशन इक्वल हो रही है तो ये लाइट ग्रेस कर जाएगी, और ये बात सही लिखी है, मतलब असर्शन सही लिखा हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द प्रिज्म। नहीं बच्चे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर्मूले में हम उसका रिलेशन भले निकालते हैं, लेकिन आप जो कहोगे सर आपका ये फॉर्मूला फिर आपने कहा गलत है, इसका मतलब क्या, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू, यही ना लिखते हैं हम लोग प्रिज्म के फॉर्मूले में, लिखते तो हैं, ठीक बात कह रहे हो आप। लेकिन बच्चे यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि ए बाई टू एंगल पे। ये तो हम उसमें रिलेशन फाइंड करते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जब एंगल ऑफ डेविएशन आपका मिनिमम होता है। तो याद रखिएगा इस बात को कि प्रिज्म का जो एंगल है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, सॉरी, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे। तो आंसर इसका क्या होगा, ये गलत लिखा है इसका मतलब, तो रीजन गलत है, असर्शन सही है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बढ़े। 13 में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो द सरफेस ऑफ अ गॉगल लेंस आर कवर्ड, इट डज नॉट हैव एनी पावर। In case of goggles, both the curved surface are curved on the same side and have equal radius of the curvature. Although the surface of a goggles lenses are curved, ठीक है, it does not have, देखो, अगर दोनों की रेडियस इक्वल है और कर्व्ड भी सेम साइड में है, यहां पे क्या बोला है, कर्व्ड ऑन द सेम साइड, इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। अगर दोनों की कर्वेचर सेम साइड में है, मान लो ऐसे और ऐसे दोनों हैं, और रे की डायरेक्शन आपकी ये पॉजिटिव माने मान ली है, तो R1 भी नेगेटिव है, R2 भी नेगेटिव है, ठीक, या तो ऐसे और ऐसे होंगी, दोनों दोनों ही पॉजिटिव है, R1 R2। तो जब यहाँ फॉर्मूले में रखोगे तो दोनों नेगेटिव रखोगे या दोनों पॉजिटिव रखोगे, तो ओवरऑल ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, रख के देख लो आप चाहो तो, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड सेम है साइन में, तो या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, ठीक है ना। अगर दोनों पॉजिटिव भी है तो भी वो जीरो हो रहा है, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी जीरो हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो कुछ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगी पावर, मतलब फोकल लेंथ नहीं आएगी बेसिकली। आई बात समझ में, तो इसका मतलब हो गया कि असर्शन तो आप रीजन तो आपका एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक, तो इसका मतलब असर्शन भी आपका सही है, और दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों में ही गॉगल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, इसको हम ए टिक करेंगे इसमें। आगे बढ़े, चलो अगला बोलो क्या लिखा है, थोड़ा स्पेस मुझे लग रहा है इसमें इरेज करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या लिखा है, अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर ये बनता है, ये इसकी बात कर रहा है, क्या होता है याद करो, दोज रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू द सरफेस it appears to originate from focus and those rays which incident on COC goes back to their own path। तो यहां हमेशा ही क्या बनेगी, अपेरेंट इमेज बनेगी, ठीक। तो क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, सही लिखा है, असर्शन सही है। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज है, कन्वर्जेस द पैरेलल रेज ऑफ, तो कन्वर्ज कहां करती है, जब रे को वो फैला रही है, रे को क्या कर रही है वो,
those rays which incident parallel to the principal axis after refraction goes away from principal axis, that is called divergence. तो यहां पे जो रीजन है वो गलत लिखा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़े। चलो अगला पढ़ो क्या लिखा है 15 नंबर। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर will increases if the mirror is placed in water। अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, कमेंट करिए क्या होगा आंसर ईमानदारी से। क्या फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की इंक्रीज करेगी मीडियम की वजह से? हाँ या नहीं, या डिक्रीज करेगी, या कोई चेंज नहीं होगा, या आप फाइंड ही नहीं कर सकते? नो चेंज। क्यों? क्योंकि वो कर्वेचर पे डिपेंड करती है, वो रेडियस पे डिपेंड करेगी, ना कि वो मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब असर्शन गलत लिखा है। अगर असर्शन कहीं गलत मिल जाता है तो इसका मतलब रीजन भी गलत ही होगा, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज फॉल्स का सिर्फ एक ही ऑप्शन है। चलो लेकिन पढ़ लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट अलोंग अ नॉर्मल हैज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज π/2। ये तो गलत लिखा है। अगर ये कोई प्लेन है तो जब कोई रे नॉर्मल आ रही है तो उसका एंगल कितना बन रहा होता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका 0 होता है। क्या होता है बच्चे? 0 होता है। π/2 नहीं होता है, क्या होता है? 0 एंगल होता है। तो वहां पे आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए था। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है, दोनों ही गलत है। अगला देखिए असर्शन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 17 में। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक्स अ वर्चुअल इमेज। सही बात, अभी अभी हमने ऊपर देखा। द रे ऑलवेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर। सही लिखा है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ क्या लिखा है। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, TIR की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? TIR की बात कर रहा है। आर मच बिगर देन दोज फॉर्म्ड बाय मिरर्स और लेंसेस। हाँ सही है, ब्राइटर, सॉरी बिगर नहीं है, ब्राइटर है। उसका रीजन ये होता है बच्चा कि जब वो कई बार रिफ्रैक्ट हो रही होती है तो अंदर ही अंदर उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने लगती है। बेसिकली लाइट कई बार डाइवर्ज हो रही है तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है उस जगह पे। ठीक, देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी। हाँ देखो, इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, इंटेंसिटी आ गई इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एकदम सही बात है, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। A divergence lens cannot be made more diverging, whatever be the medium we choose to completely immersed in the lens. Immersed the lens है। फिर से पढ़िए। अ डाइवर्जिंग लेंस, लेंस की बात कर रहा है। अभी तक मिरर की बात चली थी, अब लेंस की बात चली, दोनों में अंतर है। इन एयर ठीक है, कैन नॉट बी मेड मोर डाइवर्जिंग वॉट एवर बी द मीडियम वी चूजेस टू कंप्लीटली इमर्स द लेंस। देखो भैया, लेंस के केस में और मिरर के केस में चीजें बदल जाती हैं। क्यों? समझना। फोकल लेंथ जो होती है लेंस की, वो होती है μ-1 1/r1 - 1/r2। ये तो पता है। लेकिन जो म्यू होता है ना, वो होता है μ2/μ1, जहां जाएगी जहां से जाएगी। तो जहां से वाला जो कंसेप्ट है ना, μ1, वो इसको बदल देगा। बदलेगा क्या? मतलब फोकल लेंथ में चेंज करेगा। फोकल लेंथ में चेंज होने का मतलब समझते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कन्वर्जिंग लेंस है वो डाइवर्जिंग बन जाता है और डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब मीडियम में हम लेंस को इमर्ज करेंगे तो वहां पे उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो बदल जाती है, वो चेंज होती है, वो बढ़ती है, घटती है, उसका नेचर तक बदल जाता है। तो ऑप्शन में कौन सा सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए? द डाइवर्जेंस लेंस कैन नॉट बी मेड मोर डाइवर्जिंग। नहीं, सही है, गलत लिखा है। कैन नॉट भी लिखा है ना, कैन भी होना चाहिए था। तो असर्शन गलत है, मतलब रीजन भी गलत होना चाहिए। द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज 1। हाँ, रीजन गलत है, देखो क्यों? क्योंकि द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज 1 नहीं होगा, ग्रेटर देन 1 होगा।
क्यों? समझना इस चीज को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सी बाई वी। हम इसकी तीन कंडीशन की बात करते हैं, इक्वल टू 1 की, लेस देन 1 की, ग्रेटर देन 1 की। इक्वल टू 1 में तो सी इक्वल टू वी आ गया, है ना। सी लेस देन 1 में देखो क्या आएगा, सी लेस देन वी आ गया। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से छोटा है तो स्पीड ऑफ लाइट, जो उसमें मीडियम में लाइट की स्पीड होगी, वो सी से ज्यादा हो जाएगी। तो क्या ऐसा मीडियम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो लेस देन 1 भी नहीं हो सकती है, और ऐसा मीडियम भी पॉसिबल नहीं है जिसमें इक्वल टू 1 हो जाए। अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब वो वैक्यूम की बात कर रहा है फिर तो, ठीक है ना। ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, तो सी बाई वी इज ग्रेटर देन 1 अगर बोलेगा तो सी इज ग्रेटर देन वी, मतलब वी इज ऑलवेज लेस देन सी। तो इसका मतलब हमेशा ही एक से क्या होनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम भी एक से ज्यादा होगी इन रियलिस्टिक। तो इसका मतलब रीजन भी गलत है, वो तो हमें पहले पता चल गया था। जब असर्शन गलत है तो रीजन भी गलत है, फिर तो आपको आगे देखना ही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो। अ हॉलो लेंस बिहेव लाइक अ थिन ग्लास प्लेट। देखो हॉलो लेंस बोल रहा है, हॉलो लेंस का मतलब हो गया कि उसके अंदर एयर भरी हुई है, और अगर कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में लेंस, मतलब आपने पढ़ा होगा, याद करो, कंडीशन फॉर नो डेविएशन में, तो जब कब डेविएशन नहीं होगा, जब बोथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम हो जाए, मतलब दोनों साइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो गए तो भी कोई डेविएशन नहीं हो रहा होता। जैसे हम लेंस को जब लिक्विड में इमर्स करते हैं और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है, ये भी याद रखना, पेपर में आता है। व्हेन वी इमर्स्ड अ लेंस इन अ लिक्विड whose refractive index equal to the refractive index of lens, in that case the lens will get disappear। मतलब लेंस काम ही नहीं कर रहा होता है, लाइट अगर सीधी आ रही है तो सीधी चली जाएगी, शू, मुड़े उड़ेगी नहीं भैया। क्यों? क्योंकि लेंस गायब हो चुका है वहां पे, वहां पे लेंस है ही नहीं। आई बात समझ में? तो लेंस विल गेट डिसअपियर, डिसअपियर नहीं बोलेंगे, मतलब लेंस डज नॉट वर्क। तो इसका मतलब ये सही लिखा है। पावर ऑफ दिस लेंस बिकम जीरो, हाँ सही है, क्योंकि बेसिकली फोकल लेंथ, लेंस अगर काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने का मतलब हो गया कि लेंस की जो रेज थी वो कभी मुड़ ही नहीं रही है, वो सीधे चलती चली जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ देख ही नहीं रही है। तो इसका मतलब लेंस की जो पावर है वो इनफाइनाइट, सॉरी फोकल लेंथ है जो इनफाइनाइट हो गई है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, कि रेज स्ट्रेट लाइन में जा रही है। स्ट्रेट लाइन में जाने का मतलब हो गया कि उसमें पावर है ही नहीं, तो पावर नहीं है तो मतलब पावर क्या हो गई, जीरो हो गई। दोनों बातें सही लिखी हैं, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अब हमारे पास 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। कहने का मतलब है हमने एमसीक्यूज एंड असर्शन एंड रीजन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो पढ़ो क्या लिखा है। लाइट बीम, देखो अब बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब 2 नंबर के जब हम लोग क्वेश्चन पूरे कर लेंगे तो फिर हमें 3 नंबर में घुसने तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मे बी जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 10-15 होंगे 2 नंबर में, पता नहीं है मुझे कितने हैं अभी तो। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लाइट बीम कन्वर्जेस एट अ पॉइंट ओ, ठीक है। इन द पाथ ऑफ दिस बीम concave lens of a focal length 15 centimeter is placed at a distance of 10 centimeter before point O। अच्छा ठीक है, समझो जरा क्वेश्चन में क्या बोला है। एक पॉइंट O है, ठीक है, और इसके ऊपर एक लाइट बीम है जो कन्वर्ज होके इस पॉइंट पर आ रही है। लेकिन हमने क्या किया है, एक कॉनकेव लेंस है, एक क्या है बच्चे, कॉनकेव लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी गई है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक, बिफोर द पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से पहले हमने रख दिया है। द बीम नाउ कन्वर्जेस एट अ पॉइंट ओ डैश। अब जो बीम है वो कन्वर्ज कर रही है ओ डैश पे, हमें नहीं पता ओ डैश कहां पे है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ओ ओ डैश। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। एक बात समझना, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा,
ऑब्जेक्ट फॉर लेंस वो ओ होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट थी वो कहीं से कन्वर्ज होकर ओ पे आ रही थी, ठीक है ना। अब अगर लाइट कन्वर्ज होकर ओ पे आ रही है तो इसका मतलब हो गया कि ओ जो है वो आपका इमेज नहीं है, अब वो आपकी ऑब्जेक्ट है। किसके लिए? क्योंकि जब हमने बीच में लेंस रखेंगे तो द इमेज ऑफ फर्स्ट बिकम ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड, ये कंसेप्ट होता है। क्या बोले? बोलो बोलो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करेगा तो ये कंसेप्ट आपके काम आएगा। क्या? द इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस और मिरर जो भी है बिकम ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। अब यहां पे क्या बोला था क्वेश्चन में? अ लाइट बीम कन्वर्जेस एट अ पॉइंट ओ, मतलब किसी ना किसी लेंस से कन्वर्ज होकर आ रही है। तो हमें नहीं पता कहां से आ रही है, बट हमें ये पता है कि कन्वर्ज होकर आ रही है। इसका मतलब ये जो बन रहा है वो सेकंड, सेकंड कौन है? जो हमने बीच में रखा है, उसके लिए क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा? टेक द डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑल डिस्टेंसेस टेकन फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमने लेफ्ट से राइट वाली क्या ले ली? पॉजिटिव ले ली। नाउ अगर हम इसके अंदर u रखेंगे तो u कितना हो जाएगा? समझना, u हम इन द डायरेक्शन ऑफ रे जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होगी? ये कौन सा लेंस है? ये आपका था, आपका कहां लिखा था? कॉनकेव लेंस है। तो दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है और कॉनकेव में नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। तो f इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछा है? इमेज की डिस्टेंस बतानी है। बताओ, मिरर फॉर सॉरी लेंस फॉर्मूला लगा दे। क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/-15 इक्वल्स टू 1/v कितना होगा बच्चे? निकालना है, -1/10। नाउ द 1/v विल बी 1/10 लेफ्ट आ जाएगा तो 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम विल बी 30। 3 माइनस 2 बोले तो 1/30। तो यहां से 1/v की वैल्यू कितनी आ गई? v की वैल्यू आ गई 30। v की वैल्यू अगर 30 आ रही है तो ये प्लस का 30 आ रही है। प्लस का 30 आने का मतलब समझते हैं कि जो o डैश होगा वो यहां कहीं होगा। आई बात समझ में? तो o डैश कितना हो जाएगा बच्चे? तो 30 माइनस 10 बोले तो 20 अवे फ्रॉम लेंस, अवे फ्रॉम लेंस, जो लेंस से अवे शिफ्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो अगला देखो। चलो उसको ट्राई करो। पहले वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, और फिर कमेंट करो, और उसके बाद वीडियो को चालू करो। उन बच्चों के लिए जो ट्राई कर रहे हैं और जो सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं, मस्त, बड़ी अच्छी लग रही है सर, मजा आ रहा है ना? तब तो बेटा आपके लिए बहुत समस्या होने वाली है, जान लो। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, जो बच्चा इस लेक्चर्स की सीरीज को कंप्लीट कर लेगा उसका पेपर 70 आउट ऑफ 70 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नथिंग इज बिग डील। जो लेकिन इसको कंप्लीट कर लेगा उसी के लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है। हालांकि अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, मे बी इस समय लगभग 53 मिनट्स हो चुके हैं, तो अगर आप 53 मिनट तक हमारे साथ बैठ के पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस आप डेडिकेटेड बच्चे हो और अच्छे बच्चे हो आप, तो डेफिनेटली आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो। क्या लिखा है? अ कॉन्वेक्स लेंस ए एंड बी ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दोनों सेम है, ठीक है, आर माउंटेड ऑन अ ऑप्टिकल बेंच। अच्छा ठीक है, एक ऑप्टिकल बेंच का मतलब इसमें रीडिंग दी होती है एक से लेके, ठीक है। ऑप्टिकल बेंच ऑन अ ऑप्टिकल बेंच एट 50 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो एक 50 सेंटीमीटर पे है और एक 70 सेंटीमीटर पे है। कहने का मतलब है कि इनके बीच की डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज माउंटेड, पहला वाला 50 पे, इसको हम 0 यहां से मान लें, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट माउंटेड एट 20 पे है, तो ऑब्जेक्ट अगर 20 पे है बच्चे, या लिख दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 50 है, ये 70 है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हो गई 30। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। देखो
अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूले बताते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एंड सेकंड। फोकल लेंथ कितना दिया है, दोनों के लिए 10-10 है, तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, शुरू करें। देखो भैया, फॉर फर्स्ट लेंस यू बोलो, टेक द डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये डायरेक्शन हमने क्या मान ली, पॉजिटिव मान ली। अब सारा गेम हम इसी से खेलेंगे, शुरू करें। चलो, तो यू बताओ, यू को जाने के लिए, अब पहले लेंस को देखो, फर्स्ट लेंस की बात कर रहे हैं, तो पोल से नेगेटिव जाना पड़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन के, भाई उल्टा जाना पड़ेगा ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वी नहीं पता है, एफ बोले तो 10 सेंटीमीटर प्लस का होगा, प्लस का हमेशा होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस का होगा, कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है। ठीक है, वी निकालना है, तो 1/f इक्वल टू वी इक्वल टू, क्वेश्चन में बोलो तीनों से मिलके कौन सा फॉर्मूला बनता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v नहीं पता, 1/ माइनस का 30, माइनस से माइनस प्लस हो गया। Now 1 by v is equals to 1 by 10 minus 1 by 30. It will become 30 LCM हो गया, 3 minus 1 बोले तो 2 by 30। Now v will be equals to कितना आ गया बच्चे, 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो v कितना है बच्चे, 15 सेंटीमीटर है, मतलब जो पहले वाले की इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर दूर बनेगी, तो इमेज जो बनेगी v1 वो कितनी बन रही है, 15 बोले तो कहां बनेगी, 50 प्लस 15 65 पे बनेगी। ठीक, और ये डिस्टेंस अब कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 5 सेंटीमीटर। तो फॉर सेकेंड लेंस क्या, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस बिकम ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। क्लियर, तो नाउ यू विल बिकम्स, लिख लेना इस लाइन को, यू विल बिकम माइनस का 5 सेंटीमीटर, माइनस का 5 सेंटीमीटर। ठीक, एंड वी नहीं पता, एफ प्लस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो तो दोनों का सेम था। नाउ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, कितना आ जाएगा बोलो बच्चे, 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/ माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। नाउ 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/5, 1/v इज इक्वल्स टू 10 एलसीएम हो गया, 1 माइनस 2 बोले तो v इज इक्वल्स टू माइनस का 10। तो v इक्वल्स टू माइनस का 10 आने का मतलब क्या हो गया, कि जो अब इमेज बन रही है वो पीछे बन रही है। ठीक है ना, माइनस का 10 आने का मतलब हो गया कि फाइनल इमेज जो है आपकी वो कहां बनेगी, वो 70 में से ये यहां बनेगी, 60 पे बनेगी। क्लियर हो गया, तो द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर्स, किस पे बनेगी, 60 सेंटीमीटर पे। कैसे बनेगी, तो ऑब्वियस है, ऑब्जेक्ट की अगर पीछे बन रही है तो रियल तो नहीं बनेगी, वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा कैसी होती हैं, इरेक्ट बनेंगी। क्लियर है, बोलिए आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, टू कॉन्केव लेंस ए एंड बी ईच ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर आर अरेन्ज्ड कोएक्सियली, ठीक है, 16 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर, एज ऑब्जेक्ट पी इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ये आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, इसको आप ट्राई करो, इसका आंसर कमेंट करो, और अगर आपको नहीं आया तो कमेंट में लिखना क्वेश्चन नंबर 23 से नहीं आया, मैं अगले वाले वीडियो में बता दूंगा इसको। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, अभी हमने इसको कराया था। देखो बच्चे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गेम गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोलो क्या लिखा है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस r/3 in front of a convex surface of radius r, ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है कितना है, लेस देन 4 है, मतलब लगभग 4 के बराबर है। फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। एक बार फिर से पढ़ेंगे और इसकी फोटो बनाने की कोशिश करेंगे। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस r/3 फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस। एक कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, एयर में रखा है, ये आपका है डिस्टेंस कितनी बोला है, r/3 है, ठीक। ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना दिया है, r दिया है। सेपरेटिंग अ एयर फ्रॉम अ मीडियम फॉर अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लेस देन 4, मतलब इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4 है, इधर एयर है। फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो लाइट हमेशा ही ऑब्जेक्ट से चल के जाएगी, तो लाइट जब ऑब्जेक्ट से चलेगी बच्चे, तब उस केस में फॉर्मूला क्या लिखेंगे, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। टेक द डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑल डिस्टेंसेस टेकन फ्रॉम द पोल। तो पोल से जब ऑब्जेक्ट पे आएंगे तो नेगेटिव आना पड़ेगा। v के बारे में नहीं पता, μ2 जहां जाएगी, कहां जा रही है, 4 में जा रही है या लेस देन 4 में जा रही है, अपॉन v नहीं पता, माइनस कहां से जा रही है, एयर से जा रही है, और ये हो गया माइनस r/3। ये बात समझ में आई, इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 बाई, अब r तो है राइट साइड में होगा, तो ये r प्लस रहेगा, माइनस से माइनस उड़ गया, 4/v प्लस 3/r इज इक्वल्स टू 3/r। कोई समस्या यहां तक, लो काट डालो, 3/r से 3/r कैंसिल हो गया, तो यहां से 4/v की वैल्यू आ गई 0। नाउ v की वैल्यू आ गई क्या, इनफाइनाइट। इसका मतलब फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। बोलिए, क्लियर है। नेचर, नेचर क्या बनेगा, रियल, रियल है तो इनवर्टेड एंड वेरी लार्ज। कोई समस्या, बोलिए, क्लियर है। चलिए, तो आज के सेवा हम यहीं समाप्त करेंगे। हालांकि आज की सेवा समाप्त नहीं है, आज हम इस पे एक या दो वीडियो और लेके आएंगे। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि जब आप देखें तो आपको 2 घंटे का वीडियो दिखाई देगा तो आप घुसोगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं उसको, ठीक है ना। तो इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे, ताकि 2 नहीं 3-4 पार्ट में करेंगे, ताकि आपको मन लगा रहे। चलिए, तो मिलते हैं, ठीक है ना बच्चे।